जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान युद्ध की ही होगी। आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप की ही होगी, बेंजामिन नेतन्याहू की होगी और मुस्तफा खमेनी की होगी। आपको समझ में ये आ गया होगा कि मैं ईरान युद्ध पर कोई अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। हर दिन मैं आपके लिए कोई नई जानकारी लेकर आता हूं और उसे एक्सप्लेन करता हूं। आज की जानकारी यही है कि ईरान के साथ धोखा हुआ है। जी हां, सीज फायर के नाम पर अमेरिका और इजराइल ने जो कहा था वो पूरा नहीं हो रहा है। आज भी लेबनान पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को, सीधी धमकी दी है कि कभी भी वो दोबारा हमला कर सकते हैं। साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा, वो जो कह रहा है सिर्फ उसी पर अड़ा रहेगा, तो हमारे जो सैनिक हैं वहीं आसपास में आराम कर रहे हैं, लोड करके रख रहे हैं बारूद को, आर्म्स एंड एमुनेशंस को। और जिस दिन उन्हें लग गया कि ईरान नहीं मान रहा है उनकी बात को, वो इशारा कर देंगे और दोबारा हमला शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को आंख में धूल झोंका है, जो ये कह दिया कि वो सीज फायर कर चुके हैं। 14 दिनों का सीज फायर का ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, वो अपनी बात से कुछ घंटों के बाद ही मुकर रहे हैं। मतलब साफ है, उन्हें यह समझ में आ गया है कि उनका मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा था वैसा कुछ किया भी नहीं और हुआ भी नहीं। उनकी जो प्लानिंग वहाँ ये थी कि वहाँ सत्ता में परिवर्तन कर देंगे, यानी खमेनी रेजिम को बदल के वहाँ पर अपना एक कठपुतली को बैठा देंगे और दूसरा जो वहाँ पर तेल के कुएं हैं उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ही मकसद में बुरी तरह फेल हो गए हैं। और इसीलिए अभी जो ताज़ा जो धमकी उन्होंने दिया है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे अपडेट दिया है। 2 उन्होंने पोस्ट किया है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, उन लाइंस को पढ़ता हूं। जो लाइन उन्होंने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे, वो है ऑल यूएस शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री पर्सनल विथ एडिशनल एमुनेशंस, weaponry and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and destruction of an already substantially degraded enemy will remain in place and around Iran। मतलब वो कह रहे हैं कि उनके जो वहाँ पर सैन्य अड्डे हैं, जो वहाँ पर सैनिक हैं, वो पहले से ज़्यादा वेपन लेकर के वहाँ पर तैयार बैठे हैं, ज़्यादा आर्म्स एंड एमुनेशंस लेके बैठे हैं। वो लिख तो ये रहे हैं कि ज़्यादा पहले से भी खतरनाक हथियार लेके उनके सैनिक वहाँ पर बैठे हैं। कह तो वो ये रहे हैं कि वो आराम कर रहे हैं और साथ में वो धमकी दे रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ईरान पर फिर से हमला कर देंगे। वो लिखते हैं अनटिल सच टाइम एज द रियल एग्रीमेंट रीच्ड इज फुल्ली कंप्लाइड विद। अब यहाँ पर रियल एग्रीमेंट से क्या मतलब है उनका? क्या उन्होंने कोई एग्रीमेंट पहले दुनिया को बता दिया है जो रियल नहीं है? यहीं पर पूरी कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध से बाहर जाना था। उन्हें यह लग गया था कि वो इस युद्ध में बुरी तरह फंस गए हैं, उनके गले की हड्डी बन गई है और चौतरफा वो घिर गए थे अपने घर अमेरिका में नेटो वालों से। और बाकी हॉर्मुज स्ट्रेट में जो बंद कर दिया है, हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया की इकोनॉमी पर जो असर पड़ रहा है, ऑयल और गैस की सप्लाई चेन पर जो असर पड़ रहा है, ईरान ने जो वहाँ बारूदी सुरंगों का जो जाल बिछा दिया था, उसकी वजह से। अब जब नेटो की बात चल पड़ी है तो उनका जो दूसरा जो पोस्ट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 2 पोस्ट उन्होंने आज ट्रुथ सोशल पे किया था। उन्होंने लिखा है नेटो वॉज नॉट देयर व्हेन वी नीडेड देम and they will not be there if we need them again। नेटो पर वो पहले भी वो बड़े सवाल खड़े कर चुके हैं, कायर कह चुके हैं और आज कह रहे हैं कि जब हमें नेटो की ज़रूरत थी तो नेटो वहाँ था ही नहीं और फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नेटो वाले वहाँ नहीं आएंगे। नेटो से मेरा मतलब है जो नेटो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है 32 देशों का, जिसमें कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं और भी बहुत सारे देश हैं जो अपने चार्टर के अनुसार किसी एक के ऊपर हमला होने से एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं। उनके बारे में वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेटो ने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया जब उन्हें उनकी ज़रूरत थी और आगे भी नहीं देंगे। रिमेंबर ग्रीनलैंड, दैट बिग पुअरली रन पीस ऑफ आइस
मतलब साफ है वो बार बार यही इशारा कर रहे हैं कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है, यानी उनकी मर्जी से नेटो काम नहीं करता है। सीधी सी बात यही है कि उनका कहना यह है जब वो इस तरह के हमले करते हैं, जैसा उन्होंने अभी हमला कर दिया ईरान के ऊपर, या वो बार बार धमकी देते हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जब ऐसे मौके आते हैं तो जो नेटो के जो कंट्रीज हैं वो उनका साथ देने से मना करते हैं। और यही बात चुभ जाती है डोनाल्ड ट्रंप को, परेशान हो जाते हैं। वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भला कौन सा ऐसा देश होगा जो उनकी बात को नहीं मानना चाहेगा। वो यही चाहते हैं कि मानना चाहिए। कोई भी देश हो, जैसे ही वो अगर कोई फरमान जारी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका जैसे ही कहता है तो जितने भी देश हैं नेटो के, यूरोप के जो कंट्रीज हैं नेटो के मेंबर हैं, सब लाइन लगा के खड़े हो जाएं और यस सर बोल करके जो डोनाल्ड ट्रंप चाहे वही करते रहें। यूक्रेन के युद्ध में यह देखा गया था। जब पुतिन ने हमला कर दिया था आज से 4 वर्ष पहले यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन एक छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन बड़ी मजबूती से वो युद्ध लड़ रहा है रूस से अभी तक। और जो वहाँ से जो आर्म्स एंड अम्युनिशंस की जो सप्लाई हो रही है यूक्रेन को, जिसकी वजह से वो इतना मुश्किल युद्ध लगातार लड़ रहा है और उसने भारी नुकसान भी पहुंचाया है रूस को, उसकी वजह साफ है नेटो के कंट्रीज, अमेरिका, ये सब मिल करके सारे देशों ने उसे फुल सपोर्ट किया, फाइनेंसिंग की कर रहे हैं और आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई की, लॉन्ग रेंज के वेपन तक दिया था। यही चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने आपका साथ यूक्रेन में दिया था तो अब जब ईरान में मुझे जरूरत है आपकी, तो आप भला पीछे क्यों हट रहे हैं। लेकिन नेटो के देशों का कहना है, नेटो का ये कहना है कि ये युद्ध तो आपका था ही नहीं। इस युद्ध को जबरदस्ती आपने अपने सिर के ऊपर ले लिया है, अमेरिका के ऊपर थोप दिया है, और अब आप चाहते हैं कि इस युद्ध को आप नेटो के ऊपर थोप दें। साफ तौर पे उनका कहना है कि यह युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का था और इजराइल के इशारे पर, इजराइल के मकसद को पूरा करने के लिए आपने उसके बहकावे में आके उसने आपको कन्विंस कर लिया, आपने हमला बोल दिया और उसके बाद जो स्ट्रेटेजी आपकी थी पूरी तरह फेल हो गई। सच है, ये ऐसा ही हुआ है। जब 28 फरवरी को हमला किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो बेंजामिन नेतन्याहू और उनको यही लग रहा होगा कि वो एक बार हमला कर देंगे या कर चुके हैं, और वहां पर सुप्रीम लीडर के साथ पूरी की पूरी सरकार को अगर उन्हें मार दिया है तो भला वहां लड़ने के लिए बचेगा कौन। लेकिन वहां पर लड़ने के लिए बहुत सारे लोग बचे हुए थे। अयतुल्ला खमनेई ने अपनी जिंदगी में ही एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर रख दिया था कि अगर उन्हें मार दिया जाता है या ईरान में कोई सुप्रीम लीडर उस वक्त नहीं रहेगा, नो कांटेक्ट में या आ जाते हैं, तो जितने IRGC के ब्रिगेड्स हैं, जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर सबके पास फुल ऑटोनॉमी होगी और उनके पास अयतुल्ला खमनेई का दिया हुआ मैंडेट है कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो आप पलटवार करोगे। और ईरान के पास जो मिसाइल्स के जो खतरनाक भंडार हैं, जो जखीरा था, उससे उन्होंने पलटवार किया। और आज स्थिति ये हो गई है कि 40 दिन हो गए हैं। उसके बाद अभी कल उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था और आज कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम बहुत जल्दी अगर जरूरत पड़ेगी तो ईरान पर ज्यादा फोर्स के साथ हमला करेंगे, ज्यादा घातक हमला करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। कल उन्होंने सीज फायर किया, भारतीय समय के अनुसार उन्हें जो डेडलाइन दिया था 5:30 बजे का, और कहा था कि अगर 5:30 बजे तक हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेगा ईरान तो वो ऐसा भयानक हमला करेंगे, वहां पर जितने भी पावर प्लांट्स हैं सबको वो बर्बाद कर देंगे, जितने ब्रिजेस हैं सबको बर्बाद कर देंगे, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में है उसे वो खत्म कर देंगे। लेकिन उसके चंद घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, कह दिया कि ईरान उनकी शर्तों को मानने को तैयार हो गया है, बातचीत के टेबल पर आने को तैयार हो गया है। और जानकारी ये निकल कर आ रही थी कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठकर बातचीत करेंगे और एक ब्लूप्रिंट उनके पास रहेगा और एक समझौता पे वो साइन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही ये सीज फायर का ऐलान होता है उसके तुरंत बाद से लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल साफ तौर पे कह रहा है कि लेबनान इस समझौते का पार्ट नहीं है। पर यह कैसे संभव है? लेबनान के जो हिजबुल्ला हैं वो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, और वो जो लड़ाई लड़ते हैं वो ईरान के लिए लड़ते हैं। उन्होंने जो इजराइल पे जो हमले किए हैं वो ईरान के लिए किए हैं, ईरान के कहने पे किए हैं। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 का दिन, जब हमास, एक और जो प्रॉक्सी है ईरान का, उसने इजराइल पे हमले किए थे और 5000 से ज़्यादा मिसाइल्स दागा था, रॉकेट्स दागा था। और हालत ये हो गई थी इजराइल की कि जो उनका आयरन डोम है, जो उनके पास एंटी एयर मिसाइल सिस्टम जो उनका है, जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सब काम नहीं कर पा रहे थे अपने फुल कैपेसिटी में, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स
गिरे थे इजराइल के ऊपर। हमास वालों ने 1000 से ज़्यादा लोगों को ग्राउंड पे ऑपरेशन करके मार दिया था, हमला करके मार दिया था, और 250 से ज़्यादा को वो हॉस्टेज बनाकर ले गए थे। उसके तुरंत बाद से हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से हमले शुरू कर दिए थे इजराइल के ऊपर, और तब से अभी तक लगातार वो युद्ध चल रहा है। कभी ईरान की तरफ से रॉकेट्स दागे जाते हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर, कभी लेबनान वहाँ से दागता है मिसाइल्स और रॉकेट्स दागता है। और आज की स्थिति ये है जो अभी पूरे 38 दिनों का जो युद्ध चला है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में, उसमें लगातार लेबनान पर इजराइल हमले करता रहा है, और वहाँ से हिजबुल्लाह ने लगातार हमले किए हैं इजराइल के ऊपर और जो अमेरिकी अड्डे हैं उनके ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब एकदम बिल्कुल साफ है कि जैसे ही ये सीज फायर का ऐलान होता है, उसके कुछ घंटों के बाद से ही इजराइल फिर से हमले शुरू कर देता है लेबनान के ऊपर। तो भला ईरान इस बात को कैसे मानेगा? ये कौन सा सीज फायर है कि ईरान पर तो हमला नहीं करेंगे लेकिन लेबनान पे करेंगे, और लेबनान जो लड़ाई लड़ रहा है वो ईरान के कहने पर ईरान के लिए लड़ रहा है। ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है हिजबुल्लाह को, और वही वहाँ से रॉकेट दागते हैं इजराइल के ऊपर, बर्बादी लाते हैं वहाँ, और इधर से इजराइल भी बड़ी बर्बादी लेकर लेबनान के ऊपर आ चुका है, वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर जानकारी ये निकल कर आती है कि सीज फायर, जिसे कह दिया गया कि दुनिया को बता दिया गया कि अब इस युद्ध का अंत हो गया है, ईरान बातचीत की टेबल पे आने को तैयार हो गया है, उसके भी 10 पॉइंटर्स हैं, उसके भी अपनी शर्तें हैं, हमारे भी अपनी शर्तें हैं, और हम बैठ करके बातचीत करके एक कॉमन एजेंडा बना लेंगे और हम एग्रीमेंट कर देंगे। कहने को तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि ईरान इस बात के लिए भी मान गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर बात चल पड़ी है तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है, दुखती रग हॉर्मुज स्ट्रेट है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कल्पना नहीं की थी, जब उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया होगा, उन्होंने पूरा असेसमेंट किया होगा, स्ट्रेटेजी बनाई होगी ईरान के ऊपर हमला करने की, 2 चीज़ों का। पहला ये कि भयानक पलटवार करेगा सुप्रीम लीडर और कमांडर इन चीफ IRGC के मारे जाने के बाद भी ईरान, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी, और ये उनका बयान भी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जो खाड़ी के देश है जहां पर उनके सैन्य अड्डे हैं वहां पर ईरान हमले करेगा। उन्हें तो लग रहा था हम तो बहुत दूर है, 7 समंदर पार है, हजारों मील दूर है, यहाँ तक तो ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स या कोई भी ऐसी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स है ही नहीं जो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क पहुंच जाए। हालांकि एक दिन ऐसा भी आया था, वाशिंगटन में एक एयरबेस के ऊपर अचानक कुछ ड्रोन्स मंडराते हुए देखे गए थे, और उस एयरबेस में ही निवास किसका था? वहाँ के विदेश मंत्री का, वहाँ के रक्षा मंत्री का, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जिस एयरबेस में वहाँ के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहते थे, वहाँ पर कई ड्रोन्स वहाँ मंडराते देखे गए। तहलका मच गया, आनन फानन में उन्हें शिफ्ट किया गया, दोनों मंत्रियों को सेफ प्लेस पे, सेफ हाउस में। तो कहने का ये मतलब है कि जो कैलकुलेशन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें पहला तो ये हुआ कि ईरान पलटवार करेगा, इन्होंने सोचा नहीं था। दूसरा, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान सिर्फ 5-6 दिनों के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट को ऐसे बंद कर देगा कि दुनिया की जो सप्लाई चेन है वही रुक जाएगी, और यही हुआ। ये पता था ईरान को कि अगर झुकाना है डोनाल्ड ट्रंप को तो एक ही रास्ता बचता है, वो है हॉर्मुज स्ट्रेट, जो ईरान के कंट्रोल में है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक वाटर बॉडी है, जहां से 90% से ज़्यादा कच्चा तेल जो ईरान, कुवैत जैसे देश भेजते हैं, पूरी दुनिया में जो सप्लाई होती है उधर से ही गुजरता है। चाइना की बात कर लें, चाइना का 90% से ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है, जो ऑयल का, कच्चा तेल का ईरान से, वो इसी रास्ते से जाता है। भारत में भी बहुत सारे टैंकर्स हैं जो कच्चा तेल और गैस का भंडार लेकर आते हैं, गैस के टैंकर्स आते हैं, वो इसी रास्ते आते हैं। बहुत सारे, अभी की स्थिति यह है कि जब से वहाँ पर हमले के बाद से ईरान ने वहाँ बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है और कह दिया है उनकी मर्जी के खिलाफ वहाँ से कोई भी टैंकर नहीं गुजरेगा। आज की डेट में वहाँ पे हजारों टैंकर्स फंसे हुए हैं जो दुनिया भर में सप्लाई चेन बनाते थे और वहाँ पर साजो सामान पहुँचाते थे, गैस और तेल पहुंचाते थे, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाते थे। और आज स्थिति ये है कि हजारों टैंकर्स अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। उसमें कई ऐसे मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका और इजराइल के, जिनके पास सप्लाई नहीं पहुंच रही है। त्राहिमाम कर रही है पूरी दुनिया के विश्व व्यवस्था। आज भी अगर मैं भारत की ही बात कर लूँ तो आज भी गैस के सिलेंडर्स की किल्लत है, लोग लाइन्स में लगते हैं,
खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। छोटे देशों की तो बात ही छोड़िए, अमेरिका से जो जानकारी निकल कर आई है वहाँ पर बड़े बड़े शहरों में भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमत 20 से 25% बढ़ गई है। वहाँ महंगाई बढ़ गई है और यही वजह था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चौतरफा दबाव पड़ रहा था अमेरिका के अंदर से, नेटो से, और हॉर्मुज स्ट्रेट में जो बंद हुआ था तो दुनिया की जो इकॉनमी जो अफेक्ट हो रही थी उसका जो असर पड़ रहा था, जीडीपी सबकी धीमे पड़ने का खतरा बढ़ रहा था, उसका असर पड़ रहा था। और ईरान का मजबूती से पलटवार करना, ये ऐसे 3-4 पॉइंट थे जो बहुत मजबूर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। उन्हें लग रहा था कि उनसे गलती हो गई है और इस युद्ध में वो बुरी तरह फंस गए हैं। समझ में तो उनको ये भी आ गया होगा कि उन्होंने गलती से इजराइल के इशारे पर इजराइल का युद्ध अपने सर पर ले लिया है। जी हाँ, उन्हें यह समझ में आ गया होगा और इसीलिए एक दिन अचानक उन्होंने कह दिया कि बस मैं तो बाहर जा रहा हूं, मैं तो सीज फायर कर दूंगा। पहले उन्होंने कहा कि मैं तो डेडलाइन दे रहा हूं 8 बजे का यूरोपियन टाइम के अनुसार, अगर मंगलवार को नहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलता है ईरान तो मैं उसके सारे पावर प्लांट्स को बर्बाद कर दूंगा। पावर प्लांट्स को बर्बाद कर देने का मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं वहां बुशहर में, वहां पर हमले हुए हैं। वहां के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का बयान है कि 1 महीने में 4 बार वहां पर बुशहर जो न्यूक्लियर प्लांट है, फैसिलिटी है, उसके आसपास हमले हुए हैं। और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला सिर्फ ईरान पे ही नहीं हुआ है। बहुत खतरनाक एक कहानी है, वो ये है कि जो डिमोना शहर है जहां पर इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर 90 से ज़्यादा बने बनाए परमाणु बम रखे हुए हैं, वहां भी हमले हुए हैं ईरान की तरफ से। 2 बार हमला हुआ है। पहली बार जब हमला हुआ था तो जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा था डिमोना शहर के ऊपर, ईरान ने वो उस न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर गिरा था और उसके 2 दिनों के बाद एक और बैलिस्टिक मिसाइल डिमोना शहर पे गिरा था। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को लगने लगा था कि ये युद्ध कहीं कोई बहुत खतरनाक मोड़ न ले, कहीं लेनी की देनी न पड़ जाए। उन्हें ये लग रहा था कि अगर 20 किलोमीटर दूर पर कोई मिसाइल गिर सकता है तो न्यूक्लियर प्लांट पर भी गिर सकता है। अब ऐसे में उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके धमकी दे दी कि वो एक दिन, उन्होंने वक्त मुकर्रर कर दिया, उन्होंने दिन मुकर्रर कर दिया कि मैं मंगलवार को रात 8 बजे यूरोपियन टाइम के अनुसार एक साथ जितने भी पावर प्लांट्स हैं ईरान में सबको बर्बाद कर दूंगा, जितने भी वहाँ ब्रिजेज हैं सबको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन सिर्फ 1.5-2 घंटे पहले पलट गए और बोल दिया कि हमने तो सीज फायर कर दिया है, ईरान से हमारी बातचीत हो गई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि बहुत जल्दी हम बैठकर बातचीत करेंगे और मैं इस युद्ध से बाहर निकल रहा हूँ। जी हाँ, इस युद्ध से बाहर निकल रहा हूँ। लेकिन उनके किए कराए पर पूरा पानी फेर दिया इजराइल ने। मतलब साफ है कि इजराइल और अमेरिका आज एक पेज पर नहीं है, वो एक बोट पर नहीं है, वो एक साथ फैसले नहीं ले रहे हैं। इजराइल का जो मकसद था वो ये था कि इस युद्ध में वो अमेरिका को अपने साथ मिला करके ईरान पर इतना तगड़ा हमला करेंगे कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेसिटी है, जो मिलिट्री माइट है, जो वहाँ पर मिसाइल्स का जखीरा है, जो वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है, सब बर्बाद कर देंगे और इस स्थिति में पहुँचा देंगे ईरान को, कई दशक पीछे चला जाएगा। मकसद साफ था, चूंकि ईरान के प्रॉक्सीज जो है वह हिजबुल्लाह है, हमास है, ये लगातार हमले करते रहे इजराइल के ऊपर, तो इजराइल को ये अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये समझा दिया था कि तेल के कुएं आप ले लो और ईरान को कमजोर करके ख़त्म करके वहाँ पर एक अपना पिट्ठू बैठा करके हम आराम से घर में बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीज फायर ख़त्म होने के बाद से ही वो नाराज़ थे। सीज फायर जैसे ही वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, यानी कि सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद से ही इजराइल ने हमले शुरू कर दिया लेबनान के ऊपर। तो इसका मतलब साफ था कि उन लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हाँ, हम लड़ाई जारी रखेंगे। और यही ईरान कह रहा है कि आपने सीज फायर कर दिया, आपने कह दिया कि मैं इस युद्ध से बाहर जा रहा हूँ और इजराइल लगातार हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि आप इस युद्ध को इजराइल के सहारे लड़ना चाहते हैं। आप सीज फायर किया ही नहीं है, आप चाहते हैं कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले करता रहे। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ऐसा तो चलेगा नहीं। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर उसकी शर्तों को नहीं माना गया तो वो दोबारा हमला करेगा और ज़्यादा भयानक हमला करेगा। और उसी के बाद से जो नया अपडेट मैं दे रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, जो कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं शर्तें मानेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेगा तो पहले से ज़्यादा घातक हमला करेंगे। वो कह रहे हैं उनकी जो सेनाएँ हैं वो भी आराम कर रही है और ज़्यादा उनके पास एडिशनल वहाँ पर वेपन आ गए हैं, आर्म्स एंड अम्युनिशंस आ गए हैं। तो जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी उन्हें लग जाएगा कि ईरान उनकी बातों को नहीं मान रहा है, बातचीत के टेबल पर नहीं आ रहा है, उनकी शर्तों को नहीं मान रहा है, तो बस एक इशारा करेंगे और एक बार फिर से ईरान के ऊपर
हमला होगा और बड़ा घातक होगा। मतलब साफ है कि सीज फायर सिर्फ दिखावा है। ईरान के साथ धोखा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स है, जिसका ऐप प्ले स्टोर पर है। आप वहां जाएं और हमारे ऐप न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स के ऐप को डाउनलोड करें और 24 घंटे आप हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।